हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी आप लोग सुन रहे हैं मॉन्स्टर्स नॉटी वाइफ चैप्टर 36। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। आर्या और कार्तिक ने अपनी दरिंदगी उन दोनों आदमी पर दिखाई थी, वो भी सिर्फ इतनी छोटी बात पर। फिर तब क्या होगा जब आई के साथ कोई बहुत बुरा करेगा? तब कहाँ तक जाएगी इनकी हैवानियत, विशेष रूप से आर्या की, क्योंकि वो इन सब से भी ऊपर था। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। वही आर्या के बॉडीगार्ड्स, वो सब बस एक ही बात सोच रहे थे, जब आर्या बड़ा होगा तब क्या करेगा, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में तो लोग ऐसे करने के बारे में सोचता भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो लोग, वो भी 14 साल के बच्चे, ऐसी शैतानियत दिखाएगी कि कोई भी कमजोर इंसान का दिल उसका साथ छोड़ देगा। आर्या अपनी डरावनी आवाज में कहता है, वैसे तो हम तुम्हें और भी बड़ी सजा देते, पर अभी कम सजा देकर अपने काम चला रहे हैं। तुम्हें मेरी एक बात अच्छे से माननी होगी, और नहीं मानोगी तो हम जबरदस्ती करेंगे। आर्या के मुंह से ये सुनकर कि एक कम सजा थी, वहीं खड़े लोग तो सुनने पड़ गए। अगर एक कम सजा थी तो ज्यादा सजा कैसे होगी, वो लोग कल्पना भी कर नहीं पा रहे थे। उन्हें तो भरोसा नहीं हो रहा था कि आर्या अभी भी और बात मानने के लिए उन्हें बोल रहा था, जबकि वहां पर बंधे लोग कुछ बोलने को क्या, अपनी उंगली हिलाने के लायक नहीं था। तभी आर्य फिर से कहता है, वो भी बड़ी अजीब मुस्कान लिए, तुम्हें बस एक कांच की टुकड़े खाने होगी, चिंता मत करो, मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया है, तुम आराम से खा सकते हो। आर्य की ये बात सुनकर तो इस बार कार्तिक की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं लगा था कि आर्य इतनी खौफनाक काम कर सकता था। वही जब कार्तिक खुद चौंक गया था तो बाकी सबका क्या होता। अंश और वंश तो बेहोश होने वाले थे, पर कैसे भी खुद को संभाला उन्होंने, और खुद को कोस भी रहे थे कि वो यहाँ पर क्यों आए। आर्य ने जब देखा कि वो दोनों कुर्सी पर बंधे लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो वो एक खौफनाक मुस्कान कर अपने बॉडीगार्ड को देखता है और खुद वहाँ से वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वही उसके पीछे कार्तिक भी जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तभी कार्तिक आर्या से इमोशनलेस आवाज में कहता है, तू ये क्या कर रहा है आर्या, हमें इतना ज्यादा भी नहीं तड़पना था, वैसे भी हमने इसे बहुत सजा दे दिया है। आर्या कार्तिक की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, ऐसे जैसे कोई पागल हो, पर उसकी हंसी बहुत खौफनाक लग रही थी, जो वहां पर खड़े लोगों की सांसें रुकने के लिए काफी थी। तभी आर्या अपनी सनक और खतरनाक भरी आवाज में कहता है, तुझे क्या लगता है मैं मेरी लिटिल बन्नी को अपने साथ क्यों नहीं रख रहा हूँ, जब मैं उसके लिए इतने ज्यादा पागल और सनकी हूँ। और तू ये भी जानता है, अगर मैं चाहूँ उसे अपने साथ रखना तो मुझे कोई नहीं रुक सकता, लेकिन उसकी खुशी के लिए मैंने अपने इस पागलपन और सनक को भी हावी नहीं होने दिया, जिस खुशी के लिए मैंने खुद उससे दूर रहने का फैसला लिया है और सही समय आने पर इस तरह मिलने का फैसला किया है, तो ये दोनों उसकी आंखों में आंसू कैसे ला सकता है। मैं तो पूरी दुनिया क्या सबको जलाकर रख कर दूंगा, अगर किसी ने भी मेरी लीली बनने को थोड़ी सी भी तकलीफ दिया तो। और इन दोनों ने उसका आंसू के साथ उसका खून भी निकाल दिया, तो मैं कैसे न इन्हें सजा दूं। और वैसे भी मैंने तो कम ही सजा दिया है, नहीं तो तुझे पता है ना कि आर्या सिंह राठौर कैसा है। इतना बोल वो फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है। बाकी सब उसकी बातें सुनकर सदमे में चले गए कि यह कम सजा है, पर वहां पर खड़े अंश और वंश को छोड़कर बाकी सब जानते थे कि आर्या की सजा कैसा है, नहीं तो उसकी हैवानियत का कोई सीमा नहीं था। कार्तिक जानता था कि आर्या आई के लिए सिर्फ पागल और दीवाना नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है, जिसका डेमो उसने खुद देखा था। यहाँ तक कि आर्या ने आई का नाम का टैटू अपने पूरे शरीर में बनवाया था, अलग अलग भाषाओं में, जो उसे और भी ज्यादा सेक्सी हॉट लुक दे रहा था। कार्तिक ये भी जानता था कि आर्या आई के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसे इस समय कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि आर्या ने कभी भी आई को कैद करना नहीं चाहती थी। हाँ, वो इसके लिए पागल, दीवाना, सनकी और भी बहुत कुछ था, पर वो आई को अपने इस भावनाओं के चलते कभी दुख नहीं देता। इसलिए मल्होत्रा परिवार ने भी आर्या को स्वीकार कर लिया था। तभी आर्या अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को देखता है, तो वो दोनों ही अपने हाथों में एक ग्लव्स पहनता है। ये एक अलग टाइप का ग्लव्स था, जो कांच या फिर किसी भी चीज से सीधा नुकसान नहीं पहुंचता था। उसे पहनने के बाद वो दोनों अपने हाथों में कांच की पीसे हुए टुकड़े लेता है और कुर्सी पर बांधे दोनों आदमियों के मुंह में जबरदस्ती डाल देता है और बाहर से उनका मुंह बंद कर देता है।
ताकि वो दोनों मुंह ना खुल पाए। इस दिन बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वही खड़े लोगों की रोंगटे खड़े हो गई। वही कुर्सी पर बांधे दोनों आदमी ज़्यादा देर तक उन कांच के टुकड़े को रख नहीं पाए। उनकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे उनमें अभी खून निकल जाएगी। धीरे धीरे उनका नाक में से खून भी आने लगी थी और कुछ समय में वो लोग अपना दम तोड़ दिया। उसकी मौत सच में एक बहुत ही भयावह और खतरनाक मौत थी। वही पीछे खड़े अंश और बंश तो बेहोश हो गई वो वाला सीन देखकर। वो दोनों भी गुस्से थे अपने बहन को लेकर, पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना ज़्यादा बेरहम हो सकता है। फ्लैशबैक एंड। अंश और बंश अपनी यादों से बाहर आता है। एक बार फिर से उस सीन को याद करके उनकी रूह कांप गई। भले वो कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, पर इतने ज़्यादा बेरहम और दरिंदे नहीं थे जितना कार्तिक और आर्या थे। विशेष रूप से आर्या। अगर बात आई पे आ गई, हैवियत सबके सामने आती है और वो ये बात जानते थे कि आई का भाई होने के नाते उनको मौत की सज़ा या फिर ऐसे खौफनाक सज़ा नहीं मिलेगी, पर वो आसान भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर आई जो अपनी नौटंकी कर रही थी, वो बोलती है, अगर आप लोग कहे तो क्या मैं इनको कोई सज़ा दे उसने इतने मायूसी से कहा कि सबको बुरा लग रहा था, क्योंकि आई हमेशा कूदती और चहकती थी और उसका यूं ही मायूस होना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक बार फिर से सब अंश और वंश को घूरते हैं। तभी हर्षवर्धन जी अपनी आवाज़ में प्यार लाते हुए आई को कहते हैं, हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, आप दे सकते हो इन्हें सज़ा, हम तो यही कहने वाले थे। हर्षवर्धन जी की बातें सुनकर आई बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उछलते हुए कहती है, दादू आप बेस्ट हो, आप सबसे अच्छे हो। आई की बातें सुनकर जहाँ एक तरफ हर्षवर्धन जी खुश हो गए थे, तो वही दूसरी तरफ बाकी सब जो वहाँ पर बैठे थे वो अपनी जलन भरी नज़रों से हर्षवर्धन जी को देख रहे थे। उनमें से आर्या सबसे आगे थे, क्योंकि आई ने तो उसे अभी तक कुछ नहीं कहा था। तभी आई आर्या और कार्तिक की बाजू पकड़कर उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है। वो दोनों भी उसकी बात मानते हुए झुक जाते हैं। तो आई धीरे से कहती है, और भैया आप दोनों सबको बोलो ना, आज मुझे यहाँ पर रुकने दे ताकि मैं मेकअप वाली आंटी को सबक सिखा सकूं। आर्या आई की बातें सुनकर एक डेविल स्माइल करता है, जैसे उसकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या आई से कहता है, लिटिल बन्नी, इससे मुझे क्या मिलेगा, तुम तो सबसे अच्छा अपने दादू को बता दिया। अब जब मैं बेस्ट हुई नहीं तो मैं क्या ही मदद कर सकते हो। कार्तिक आर्या की बातें सुनकर उसे घूरता है, क्योंकि वो जानता था कि आर्या कितना ज़्यादा जल कुकरा है। अगर आई उसे चुर के किसी और की तारीफ कर दी, ये जलन वो भी आर्या की जलन। आर्या उसकी भोली भाली बहन को हमेशा अपनी बातों में फंसा लेती है। वही आर्या की बात सुनकर आई बोलती है, आप तो बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो। आई की बातें सुनकर आर्या को जैसी राहत की सांस मिलती है और सुकून भी, और वह अपनी मुंडी हाँ में हिलाकर आई को बोलता है, ठीक है लिटिल बन्नी, तुम आज रात यहाँ पर रुक सकते हो। आर्या की बातें सुनकर आई आर्या को बहुत ही गंदे वाले नज़र से घूरता है, ऐसे जैसे आर्या का कत्ल कर देगी। वही आर्या जब देखता है कि आई उसे घूर रही थी, तो वो समझ जाती है कि आई किस लिए उसे घूर रही है। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले आई धीमी आवाज़ में बोलती है, मिस्टर हैंडसम, हमने आपसे परमिशन कब मांगी? हमने तो आपको हमारे घर वाले को पूछने को कहा, खुद से नहीं कि जो मुंह उठाए बोल दिया। लिटिल बन्नी, तुम्हें मेरी इजाज़त है, तुम यहाँ रुक सकती हो। लास्ट के 2 लाइन आई ने बिल्कुल आर्या की तरह बोला था। वही आर्या तो बस आई का टैलेंट देखकर, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि आई ने अभी अभी उसकी बेइज्जती की है। वही कार्तिक भी डेविल स्माइल करते हुए आर्या को देखता है। उसे पता था आई का कुछ ऐसा ही जवाब आएगा। अब आई को कौन समझाए कि दोनों ही परिवार में किसी में भी आर्या की बात टालने से हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक आई को छोड़ के। आई की बात सुनकर आर्या अपनी प्यारी आवाज़ में कहता है, ठीक है लिटिल बन्नी, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो ऐसे ही सही। अभी सबको बोल देता हूँ कि तुम आज यही रुकोगी। आर्या इतना बोल आई को बिना कुछ बोलने का मौका दिए अपने घर वालों से अपनी ठंडी और खतरनाक आवाज़ में बोलता है, आज लिटिल बन्नी यही रुकेगी। आई आर्या की ऐसी ऑर्डरिंग बातें सुनकर उसे फिर एक बार बुरी तरीके से घूरने लगती है और सोचती है अब शायद उसके घर वाले यहाँ रुकने दे। पर उसे नहीं पता था कि आर्या की ऐसे ऑर्डर को सुनकर कोई भी उसे सबल कर पाएगा। और ये देख के आई शॉक हो गई। दोनों परिवार एक साथ अपनी मुंडी हमें हिलाते हुए उसकी बातों का सहमत देती है और उसके बाद आई ज़्यादा न सोचते हुए
खुशी से खिल उठती है। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि सब मान गए। तभी कार्तिक भी अपनी भारी आवाज़ में कहता है, मैं भी रुकूंगा इसके साथ यहाँ पर। जिसे सुन के आर्या कार्तिक को देखता है, जिससे कार्तिक भी उसे एक डेविल स्मेल पास करता है कि तभी आही आर्या और कार्तिक से फुसफुसाते हुए कहते हैं, लेकिन मुझे इनको सबक सिखाने के लिए आप दोनों की ज़रूरत है और आप दोनों को मेरा साथ देना होगा, नहीं तो मैं आप दोनों को सज़ा दूंगी। आही उन दोनों को ऐसे धमकी दे रही थी जैसे उसकी सज़ा से वो दोनों डर जाएगी, पर उसे क्या पता था कि उसे सज़ा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ एक बार बोलने पर आर्या और कार्तिक कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज वहाँ रौनक थी जो हमेशा नहीं रहती थी, और इसका सिर्फ एक ही कारण था कि आज वहाँ पर आही थी और उसने वहाँ का माहौल खुशनुमा बना दिया था। तभी आही वहाँ से उठती है और अपनी आवाज़ में कड़कपन लाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप सब कल अपनी सज़ा पूरी करने के लिए यहाँ पर आ जाना आही के दरबार में, और कल ही मिस्टर हैंडसम और कार्तिक भाइयों की भी सज़ा सुनाऊंगी, और अंश और वंश भाइयों का भी। इतना बोल वो किसी महारानी की तरह उठती है और सब उसकी शान में अपने सिर नीचे झुका के उसके सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसे देखकर आई खिलखिलाकर हंस देती है। सब उसके साथ हमेशा किसी राजकुमारी की तरह बिहेवियर करते थे और आर्या तो उसे रानी की तरह ट्रीट करता है। वही आई की खिलखिलाहट को सुनकर सबको बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन आर्या को उसकी खिलखिलाहट सुकून के साथ साथ और भी बहुत कुछ दे रही थी, जिसे वो अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रहा था। आई जैसे ही उठती है वैसे ही सब उड़ जाता है और आर्या आई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर सबका मुंह बन जाता है, विशेष रूप से हर्षवर्धन जी और अशोक जी का। तभी कार्तिक भी वहां से जाते हुए कहता है, चलो कल मिलेंगे छोटी के दरबार में, तब तक के लिए गुड नाइट। इतना बोल वो भी वहां से चला जाता है जैसे वो यहाँ रहते हो। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी उसका कमरा कहाँ पर है और उसे कहाँ जाना है। वही आर्या आई को अपने साथ लेकर अपने कमरे में लाता है। उसका कमरा आई के पसंद का था, जिसे देखकर आई खुश हो जाती है और आई आर्या से बोलती है, मिस्टर हैंडसम आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे मेरे कमरे में जाना था। और एक किसका रूम है? आई की बातें सुनकर आर्या आई को देखते हुए कहता है, लिटिल बन्नी ये हमारा कमरा है, हमारा मतलब मेरा और तुम्हारा। और मुझे पता है नई जगह पर तुम्हारा अकेला नींद नहीं आती और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोओगे। इतना बोल आर्या बिना आई के कुछ बोलने का मौका दिए अपने होठ उसके मुलायम होठों पर रख देता है और उसे डीप किस करने लगता है। आई तो सदमे में खड़ी थी कि ये क्या हो रहा है, उसे तो समझ नहीं आ रहा था। और वही आई को अब सांस लेने में समस्या होने लगी है, क्योंकि आर्या उसे आधे घंटे से लगातार किस किया जा रहा था। अब आर्या को ये एहसास होता है कि आई सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो उसे छोड़ देता है। वही आर्या ने थोड़े जोर से उसके होठों को काटा था, जिसकी वजह से आई के होठों से खून आने लगा था, जिस वजह से आर्या एक बार फिर से आई के होठों को अपने होठों पर भर देता है। बेचारी आई की तो हालत खराब हो गई थी, वो तो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर आर्या उसे ऐसे ही किस करते हुए आधे घंटे बिता देती है, तब जाके उसे संतुष्ट हुई और वो आई को छोड़ता है। वही आई का पूरा चेहरा लाल हो गया था। तभी आर्या आई से अपनी शरारत भरी आवाज में कहता है, लिटिल बन्नी एक तुम्हारी सजा थी। आई जो अभी कुछ संभाली थी वो आर्या की बातें सुनकर कंफ्यूज में कहती है, मिस्टर हैंडसम आपने मुझे किस बात पे सजा दी? मैंने ऐसा क्या किया? इतना बोल आई आर्या को घूरने लगती है। वही आर्या आई की बातें सुनकर एकदम गंभीर होते हुए कहता है, ये इस बात की सजा है क्योंकि नाटक ही सही पर तुम अपनी आंखों में आंसू लेके अच्छा नहीं किया, क्योंकि मजाक में ही सही पर मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं और तुमने वही किया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ मेरी लिटिल बन्नी कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो शायद तुम कभी नहीं देख पाओगे। ये बात बोलते हुए आर्या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। आई एक पल तो आर्या की बातें सुन के फिर उसे घुर के देखती है जैसे बोलना चाह रही हो, मैं तो ऐसा सुनूंगी ही नहीं। तभी आई आर्या से कहती है, आप मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, समझे? ताकि मैं उन मेकअप वाले चुड़ैल आंटी को सबक सिखा सकूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डैडी पे अपनी डोर डालने की? मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, अगर अपने या किसी और ने
आप पर डोर डाली तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। इतना बोल आही बिस्तर पे कूद जाती है और आराम से कंबल को जोड़ के वो सो जाती है। वही आर्य तो बस मुस्कुरा जा रहा था और उसकी मुस्कान बस इस वजह से थी कि आही ने उसे धमकी दी थी। वो तो यही सोच रहा था कि आही अब उसके लिए और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही थी, जिसे सोच वो और भी ज़्यादा खुश हो गई और बेड पर जाता है तो देखता है कि आही सच में इतनी जल्दी सो गई थी। वो जानता था कि आही के बिस्तर पर लेटने से वो सो जाती है। वही आर्या आही की बाजू में अपने एक हाथ पर बल देते हुए उसकी तरफ लेट रहा था और आही को देखते हुए अपनी सनक भरी आवाज़ में कहता है, लिटिल बन्नी, तुम्हें तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जिनके कारण ये तुमने वो नाटक किया था तुम्हारे भैया, उसे तो सज़ा दूंगा कि वो कभी ये भूल न सके कि वो किसकी बात कर रही है। तुम्हारी गलती की सज़ा उन्हें मिलेगी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद तुम्हें सबसे दूर कर दूंगा, वो भी ऐसे कि ऐसा लगे तुम खुद उनसे दूर रहना चाहते हो। इतना बोल वो किसी सनकी की तरह मुस्कुरा रहा था, ऐसा जैसे वो सच में आही को सबसे दूर कर देगा और आही खुद ही सबसे दूर होगी। तो ऐसा क्या करेगा वो जिससे आही अपने ही परिवार से दूर हो जाएगी। आर्या आही से बात कर रहा था, जो दुनिया जहाँ की खबर से बेखबर अपने सपनों की दुनिया में कहीं गुम थी। आर्या आही को उसके बाद देखने लगता है और जैसे जैसे वो देख रहा था वैसे उसकी आंखें कुछ ऐसा था जिसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। आर्या पूरा 1 घंटे तक वैसे ही आही को निहारता है। वो और भी निहार सकता था, लेकिन उसे फ्रेश होकर सोना भी था। आर्या वहाँ से उठ के बाथरूम में जाता है। कुछ देर बाद सिर्फ एक लोअर पहन के बाहर आता है। उसकी टैटू से भरी हुई बॉडी उसे और भी ज़्यादा हॉट बना रहा था। अगर कोई लड़की उसे देख ले तो सच में उसका मर्डर हो जाएगा। वही आर्या वैसे अपने बिस्तर की तरफ जाता है और आही को अपने बाह में खींच लेता है और उसे अपने ऊपर एकदम आराम से लेटा देता है। उसके बाद वो धीमी धीमी अपने सख्त उंगलियों को आही के मुलायम और रेशमी बाल पे सहलाते हुए आही से कहता है, लिटिल बन्नी, तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए क्या हो, पर अगर तुम जान जाओगी कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरे लोगों के साथ क्या किया है तो शायद तुम कभी मुझसे ऐसी कैजुअल तरीके से बात ना कर पाओ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हो। वैसे भी तुम मुझे हर रूप में पसंद हो, पर तुम्हारी ये बेफिक्री और हमेशा खेलते हुए कूदते रहने वाले रूप में तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डरो या फिर मुझसे दूर जाओ। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद के लिए इतना ज़्यादा पागल कर दूँगा कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना क्या, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहोगे। आर्या आई से अपने एक अलग ही अजीब सी आवाज़ में बोल रहा था। उसकी आवाज़ में एक अलग प्रकार नशा था। हाँ, यूँ कह लो कि एक अलग ही तरह का पागलपन था जो शायद बस आई को अपने साथ रखना चाहता था। देखते हैं कि आर्या क्या करते हैं। एक तरफ तो वो आई को अपने कैद में रखकर भी उसकी आज़ादी और सुकून नहीं छीन सकता, और दूसरी तरफ उसे सबसे दूर सिर्फ अपने पास रखना है। आखिर आर्या के दिमाग में चल क्या रहा है और वो ये दोनों कैसे करेगा, अब तो ये वही जाने। पर आगे ये देखना दिलचस्पी रहेगा कि आर्या आई की ज़िंदगी में सुनामी लाता है या फिर उसकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार। आर्या आई से यूं ही बातें करते हुए उसे निहारते हुए धीरे धीरे नींद में चले जाता है, क्योंकि आई का उसके पास होना ही उसके मन, दिल और शरीर को सुकून से भर देता है। आई उसके लिए वो दवा थी जिसका कभी कोई एक्सपायर नहीं था और ना ही ख़त्म होने वाली थी। लेकिन आर्या की बातों से ये ज़रूर लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है जो शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो, या फिर कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा हो। आर्या खुद माया जी को देख के उन्हें सजा देने वाला था। तभी उससे क्लिक हुआ कि वो तो आई के डैडी पे लट्टू है। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो लिटिल बन्नी को उसके लिए छोड़ दे, जिससे उसकी लिटिल बन्नी का मनोरंजन हो जाए। वो चाहता था कि कुछ दिन तक माया जी के साथ खेल के आई अपना मन भर ले, उसके बाद वो माया जी को अपनी तरफ से सजा देगा। लेकिन आर्या माया जी को सजा देना क्यों चाहता था, और वो भी जब माया जी को राठौर परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
या फिर वो उनकी संपत्ति लेना चाहती थी इसीलिए। पर आर्या की ऐसी शख्सियत नहीं थी जो वो ऐसी तुच्छ लोगों की सोच पे अपना समय बर्बाद करे। ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन वो क्या है आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ ये दोनों एक दूसरे की बाहों में बहुत ही सुकून से सो रहे थे, तो वही राठौर भिला में एक कमरे में कोई चुपके से दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। वही जो इंसान अंदर था, वो ऐसे किसी को अपने कमरे में भूतों की तरह आते देख जोर से चिल्लाने वाली थी कि तब से कोई लाइट चालू कर देता है तो वो चिल्लाने से पहले ही अपना मुंह पर हाथ रख लेती है। ये जो कमरा था ये पीहू का था और यही वो इंसान है जिसके कमरे में कोई चोरों की तरह आया था। और जो आया था चोरों की तरह वो कोई और नहीं जबकि अंश और बंश थे, जो आई के कहने पे पीहू के पास आए थे। आई ने उनसे बात तब की थी जब आर्या आई को अपने साथ ले जा रहा था। तब अंश और बंश भी आई के पीछे भागकर ताकि उनकी सजा कम हो सके, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि आई ने एक अलग ही काम दे दिया था उनको। आई ने अंश और बंश से बोला था कि वो दोनों जाके पीहू को भी 4 बजे गार्डन में बुला दे। बस इसलिए अंश और बंश धीरे से चोरों की तरह मल्होत्रा हाउस से राठौर भिला आए थे। और इस बारे में आर्या को पता था क्योंकि उसके सामने ये सब बातें हुई थी, इसलिए उसने पहले ही अपना सुरक्षा गार्ड को मना कर दिया था कि वो इन्हें रोके नहीं। वैसे भी वो इन्हें रोकेगी नहीं क्योंकि वो जानते थे कि मल्होत्रा खानदान की चिराग है और मल्होत्रा और राठौर परिवार की दोस्ती की जगह जाहिर है। वही पीहू अपनी आंखों बड़ी बड़ी करके उन दोनों को अपनी मासूम नजरों से देख रही थी। वो थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि अगर माया जी को ये पता चला तो वो जरूर पीहू को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती। अंश और बंश जब देखते हैं कि पीहू डर रही थी तो वो उसे प्यार से समझाते हुए बोलते हैं, देखो तुम डरो मत, हम यहाँ हमारी छोटी बहन के लिए उसकी मैसेज देने आए हैं और वो ये है कि तुम सुबह 4 बजे गार्डन में आ जाना, और अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम जानते हो ना कि हमारी बहन कैसी है और कैसी सज़ा देती है, तो तुम टाइम पे जाना। इतना बोल वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं ऐसे जैसे वो यहाँ पर आई ना हो। वही पीहू तो पहले शौक में कुछ देर उन दोनों भाइयों को देखते हैं, फिर वो ये सोच के रह जाती है अगर वो 4 बजे गार्डन में नहीं गई तो आई उसे भी कोई अंतरिंग सजा सुना देगी। इसलिए फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और वो अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर देती है 3 बजे का, क्योंकि उसे पता था उठते उठते उसे 3:30 बज जाएगी और वो जल्दी से सो जाती है। टाइम स्किप। सुबह की 3:45 पे आर्या के कमरे में आर्या उठ के फ्रेश होके आई के पास 3:30 से खड़ा होके उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर आई थी कि घोड़े गांधे बेच के सोई हुई थी। लेकिन 15 मिनट से उठाने के बाद जब आई नहीं उठती है तब भी आर्या को आई के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। वो तो बस प्यार से आई को निहारते हुए उसे उठा रहा था। फिर अचानक से आर्या आई को अपने बाहों में उठा लेता है और उसे लेके बाथरूम में घुस जाता है और वहाँ बाथटब में बिठाते हैं। वो अपने हाथों में थोड़ा पानी लेके आई के चेहरे पे मारता है और उसे ये भी बोलता है, लिटिल बन्नी, तुम शायद भूल गई कि तुम्हें तुम्हारी डैडी पे डोर डालने वाली को सबक सिखानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब शायद तुम ये नहीं करना चाहती हो। आर्या की बात सुन के आई झट से अपनी आंखें खुलती है। वही आर्या ने जानबूझ के पानी डालने के बाद ये कहा था क्योंकि वो जानता था आई तो पानी डालने के बाद भी सो जाती है। वही कुछ समय बाद वो दोनों नीचे जाता है, वो भी आर्या की फ्लोर से जो डायरेक्ट कनेक्ट था गार्डन से। गार्डन में जाके वो देखती है कि वहाँ पहले से ही पीहू, अभय, अजय और कार्तिक थे। पीहू बेचारी तो जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, उसे भी आदत नहीं थी इतनी जल्दी उठने की। वहीं आई भी सबके पास आती है और आर्या भी। उसके बाद आई कुछ ऐसी बोलती है जिससे पीहू, अभय और अजय की आंख बड़ी हो जाती है, विशेष रूप से पीहू की। आई वहाँ सबके पास आती है और वहाँ रख के टेबल पे बैठ जाती है और बोलती है, तो अब सब मुझे आइडिया दीजिए कि मेकअप वाली आंटी को सबक कैसे सिखा सकती हूँ, और सब अच्छे अच्छे विचार देना। आई के बातें सुनकर पीहू, अभय और अजय शौक के मारे अपनी आंखें बड़े बड़े कर लेती है। वो सोच रही थी कि सुबह 4 बजे कौन इस बारे में चर्चा करता है यार, या तो रात को बोलते या फिर सुबह, और यही बात उन तीनों के लिए शॉकिंग था। तभी अजय अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और पूछता है, ये 4 बजे आपने हमें इस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया है भाभी?
अभय की भाभी बोलने से अजय उसे अपने कोने से मारता है। तब जाके अभय को एहसास होता है कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन वो कुछ बोलता या पूछता उससे पहले ही आर्य की कड़क आवाज वहां गूंजता है। तुम्हें किसी ने कहा ये सवाल पूछने को? तुम्हें जितना करने को कहा जाए उतना ही करोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आर्य की आवाज सुन के वहां खड़ी तीनों की रोंगटे खड़े हो गई। वही आई जो अभय की भाभी कहने पे उससे कुछ पूछने वाली थी। वो आर्य की बातें सुन के उसे घूर के देखती है, फिर उसे इग्नोर करके अभय से अपनी प्यारी आवाज में कहती है, बेहोशी भाई अब डरो नहीं, मिस्टर हैंडसम आपको कुछ नहीं करेंगे। और मैंने 4 बजे इसलिए बुलाया है क्योंकि अगर हम उन्हें सोते समय सबक सिखाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी आप लोग इस मामले में थोड़ी कच्चे हो, लेकिन मेरे साथ रहते रहते सीख जाओगे सब। आर्या अभी भी अभय को घूर रहे थे। वही अभय और अजय आई की बातें सुनकर एक चैन की सांस लेते हैं। उन्हें तो आखिरी बातें सुनकर खुशी हो रही थी। तभी वह किसी की डरी सहमी आवाज आती है जो हकलाकर बोल रही थी, आप हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? इतनी डरी आवाज सुन के सब उसकी तरफ देखता है, सिर्फ आर्या को छोड़ के, क्योंकि अब उसकी नजर सिर्फ आई पर थी। बाकी कोई क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, उसे कोई लेना देना नहीं था। तो सब देखते हैं कि वो पीहू की आवाज थी जो डरी सहमी से वहां खड़ी थी और डरते हुए बोल रही थी। आई पीहू को डरते देख एक बार फिर से आर्या को घूरती है और बोलती है, देखा आपने, डरा दिया ना बेचारी बच्ची को। आई की बातों पे आर्या बस मुस्कुराता हुआ उसे देख रही थी। तभी एक बार फिर से पीहू की डरती हुई आवाज आती है, हम उनसे नहीं आपसे डर रही है। पीहू की आवाज़ें सुनकर 2 लोग उसे घूर के देखता है और बाकी 3 लोग शौक में खड़े थे और बस पीहू को अपनी आंखों से देख रहे थे। जिन्हें झटका लगा वो अभय, अजय और आई थे। उन तीनों को बस यही लग रहा था कि लड़की शैतान को छोड़ के एक परी से डर रही है। ऐसा कहीं देखा है भला या फिर कहीं सुना है? वही जो पीहू को घूर के देख रहे थे वो कार्तिक और आर्य थे। उन्हें पीहू की ये बातें पसंद नहीं आया था क्योंकि वो जानते थे कि आई ने पीहू की मासूमियत को पहचान के उसे यह कारण बुलाया था और ये लड़की उसे मुंह पर ही बोल रहा था कि वो उसे डर रही है, इसलिए वो दोनों उसे घूर रहे थे। बेचारी पीहू जो कुछ देर पहले आई से डर रही थी अब उन दोनों से डरने लगी क्योंकि वो दोनों घूर ही ऐसे रही थी। पीहू अपने मन में सोचती है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये दोनों तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कोई हड्डी हूँ और ये मुझे कुत्ते को खिला दे। इससे अच्छी तो ये सजा देने वाली क्यूटी है, कम से कम ऐसी डरती तो नहीं। अब बसा उल्टा पड़ गया। अब पीहू उन दोनों से डरने लगी थी और धीरे धीरे आई के पास जाके उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। वही आई बेचारी तो पहले पतली थी, उसके पीछे तो पीहू बहुत आराम से देख रहा था। तभी आई अपने सदमे से बाहर आते हुए पीहू को देखती है जो कुछ देर पहले उससे डर रही थी। वो अभी उसके पीछे छुपी है, लेकिन ये पीछे क्यों छुप रही है? ये सोच के आई अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाते हुए आर्या और कार्तिक को देखा तो वो समझ गई और वो उन दोनों को घूरने लगती है और वैसे ही घूरते हुए बोलती है, ये आप दोनों ऐसे डरा क्यों रहे हो? देखो बेचारी कैसे डर गई आप दोनों से। आई की बातें सुनकर वो दोनों पीहू से अपनी नज़र हटाकर आई को देखने लगा जो उन्हें घूर रही थी। पर अब उन्हें पीहू से कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि उन्होंने उसे खुद से डरने के लिए मजबूर कर दिया था। जो आई शौक के मारे उठ गई थी वो अब फिर से जाके बैठ जाती है। तभी अभय और अजय जैसे उसके पास बैठने जाते हैं वैसे ही आर्या उन दोनों को घूरते हुए आई के बाजू में बैठ जाता है और उसके कमर में हाथ डाल के उसे और करीब लाता है। आर्या की ये जलन बहुत ही ज़्यादा कातिलाना था। ऊपर से उसके चेहरे पे उसका ये एटीट्यूड उसे एक अलग ही कातिलाना बना चुका था जिसका कोई जवाब नहीं था। वही कार्तिक का मुंह बन जाता है और वो भी जाके आई के दूसरी साइड बैठ जाता है। आई अपने आजू बाजू दोनों जल कुकड़े को एक नज़र देखती है, फिर अपना सरनामा हिला देती है जैसे बोल रहा हो, इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो आगे देखती है जहाँ 3 लोग खड़े थे तो आई उन्हें भी बैठने को बोलती है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? और वो मेकअप वाली आंटी तुम्हारा क्या लगती है? आई ने ये पीहू से पूछा था। पीहू ने जब देखा तो किसी रट्टू तोते की तरह जवाब दिया क्योंकि वो भी किसी और का घूरना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो आई का जवाब देती है।
हमारा नाम पीयू है और वो मेकअप वाली आंटी हमारी सौतेली माँ है और हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो बस हमें परेशान करती है। कृपया उनकी सज़ा हमें मत दीजिए। पीहू की बातें सुनकर आही पीहू से बोलती है, मतलब तुम्हें भी उन्हें बदला लेना होगा? इसमें हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अब बताओ, तुम्हारी सौतेली माँ को किससे डर लगती है? पीहू आही की बातें सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने ऊपर अत्याचार की बदला मिलेगा और वो खुशी खुशी आही से बात करती है। उन्हें छिपकली, कॉकरोच और चूहा और छोटी छोटी कीड़े मकोड़े से समस्या है और उन्हें एलर्जी भी है और उन्हें भूतों से बहुत डर लगता है। पीहू की बातें सुनकर आही की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी चमक भरी आंखों से आर्या को देखती है, जिससे आर्या बहुत ही अच्छे से समझ आता है और वो अपनी पलकें झपका देती है। वही कार्तिक भी समझ गया था कि आही करना क्या चाहती है। अभय और अजय जब देखती है आही अपनी चमक भरी आंखों से आर्या को देख रही थी तो वो लोग भी उत्सुक हो जाती है ये जानने के लिए कि आही ने ऐसा क्या सोचा। लेकिन वो समझ गई थी कि जो भी सोचा होगा एकदम हटके सोचा होगा। तभी अभय आखिरकार पूछ ही लेते हैं, आपने ऐसा क्या सोचा कि आपकी आंखों में चमक उठी? अभय की बातें सुनकर आही, जो आर्या को देख रही थी, अब वो उसे देखने लगी, जो कि आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो घूर के अभय को देखता है, ऐसे जैसे अगर उसने थोड़ी देर अभय को घूरा तो अभय वही जल के राख हो जाएगी। आर्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अभय के ऊपर, लेकिन वो आही के सामने कुछ बोल के अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। आर्या किसी को कुछ मैसेज करता है। उसके मैसेज भेजने के 5 मिनट बाद एक बॉडीगार्ड अपने हाथों में एक बॉक्स लेकर आता है और आर्या के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। वही आर्या उसके हाथों से अभय को बॉक्स लेने को कहता है और वो बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने का इशारा करता है। वही आही बॉक्स को देखकर अभय से कहती है, बेहोशी भाई, उन मेकअप वाली आंटी को सबक सिखाने का सामान है इसमें। अभय बेहोशी भाई सुन के इस बार खुद को रोक नहीं पाता और बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, क्या भाभी, आपने मुझे ये उपनाम दिया? कोई प्यारा सा निकनेम दीजिए ना प्लीज। इस पर अभय की बातें सुनकर पीहू और आही को छोड़ सब उसे घूरने लगती है। वही आही और पीहू बेचारी कंफ्यूज थी कि अभय की बार बार आही को भाभी बोलना, और इसी कंफ्यूजन के साथ आही अभय से पूछती है, बेहोशी भाई, ये आप हमें भाभी क्यों बोल रही हो? और हमने आपको ये उपनाम दिया है क्योंकि आप बेहोश हो जाती है। आही की बातें सुनकर अभय सोचने लगता है, क्या बोले। फिर उसे एक आइडिया मिलता है और आर्या को खुश करने को भी, क्योंकि वो समझ गया था कि आर्या उससे गुस्सा हो गया और बहुत जल्दी उसका वाट लगने वाला है। अभय बहुत ही मासूमियत से कहते हैं, देखिए, अब तो हम सबके भाई और हम आपको अपनी बहन मानते हैं, लेकिन भाई को तो आप मिस्टर हैंडसम बोलते हैं ना। अगर कोई और लड़की उन्हें पसंद करेगी, इससे पहले ही मैं आपको भाभी बोलकर अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब कोई भी भाई के ऊपर डोर नहीं डाल सकते। अभय ये इतनी मासूमियत से कह रहा था कि बेचारी आही सोचने लगी कि अब बेहोशी भाई तो बिल्कुल सही बोल रहा है और वो कभी भी सहन नहीं कर सकती कि कोई उसकी मिस्टर हैंडसम को देखे। पर उसे ज़रूर पता था कि अब मिस्टर हैंडसम को वो कभी दूर नहीं जाने देगी, और यही सोच के वो आर्या के हाथों को कस के पकड़ लेती है और ऐसे देखती है कि मिस्टर हैंडसम सिर्फ उसके हैं। वही जब आर्या अभय की बातें सुनता है तो वह खुश हो जाती है। जब आही उसके हाथों को पकड़ती है, आर्या सोच रहा था कि अब अभय को उसके लिए पुरस्कार ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन से कुछ नहीं पता चल रहा था, जिस वजह से अभय ये सोच रहा था कि वो अब बचेगी नहीं। आही अभय से कहती है, नहीं बेहोशी भाई, अब तो आप मुझे भाभी कहना, आप कितने ज़्यादा प्यारे हो। आही की बातें सुनकर वहाँ कुछ लोग जल रहे थे, उनमें से अजय, कार्तिक और आर्या शामिल थे। वही पीहू तो बस मासूमियत से सबको देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से आही जोर से बोलती है, ले लो, आप सबके कारण से 5 बज गए, चलो जल्दी चलो, वहाँ जाके आपको पता चलेगा। चलिए मिस्टर हैंडसम। इतना बोल आही अपनी मासूमियत नज़रों से आर्या को देखती है, जैसे बोल रही हो, छोड़िए मिस्टर हैंडसम, चलना है यहाँ से। वही आर्या भी उसकी बात सुनकर बिना उसको छोड़े ही खड़ा हो जाती है और आही को बड़े आराम से अपने हाथ में उठा लेती है, जैसे वो कोई टेडी हो। वही आही हैरानी से आर्या को देखती है, जो भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था। उसके बाद आर्या
भिला के अंदर चला जाता है। वही सब लोग भी उनके पीछे पीछे अंदर जाता है। वो सब पहली मंजिल के कमरे में बाहर जाके खड़े रहती है। उनके साथ तो कोई और भी था जो इस फिल्म में काम करता था। उसने कमरे की चाबी ली हुई थी। वो रूम खुल के वहाँ से चला जाता है। बाकी सब भी कमरे के अंदर चले गए और देखते हैं बिस्तर पर कोई सोया हुआ था। ये रूम माया जी का था। वही उन्हें इतने चैन से सोता देख आही उन्हें घूर के देखते हुए बोलती है, यहाँ मेरी नींद उड़ा के इतने आराम से सो रही हो? मिस्टर हैंडसम, नीचे उतरिए, मुझे मैं अभी इनको सबक सिखाती हूँ। आही आर्य से कहती है नीचे उतरने को, लेकिन आर्य तो भाई आर्य था। उसने अभी तक आही को नीचे नहीं उतारा, बल्कि उसे खुद से बिस्तर की तरफ चला गया और वहाँ पहुँच के आही को इशारा किया कि जो करना है करो। आही भी ज़्यादा कुछ न बोल के चुपचाप आर्य की बातें मानते हुए अपने हाथों में जो बॉक्स लिया हुआ था, उसने वो बॉक्स खोलकर डायरेक्ट माया जी के ऊपर उसके अंदर का सामान फेंक दिया। आही के ऐसा करते ही आर्य एक झटके में आही को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। वही जो उनके साथ साथ आए थे, वो ये देख के जैसे शौक के मारे चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि शौक के मारे सब बेहोश हो जाएगी, सिर्फ कार्तिक को छोड़ के। वही पीयू तो बेहोशी हो जाती और वो कार्तिक के बाजू में खड़ी थी। जब कार्तिक देखता है कि पीयू उसके ऊपर गिरने वाले थे, तो वो साइड हो जाता है, जिससे बेचारी पीयू गिर जाती है। वही अभय और अजय कार्तिक को हरकत देखकर और ज़्यादा शॉक हो जाती है। कोई इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है? अगर पकड़ लेता तो क्या हो जाता? तभी वहाँ किसी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ आती है, जिससे आही सबको इशारा करती है बाहर जाने को। तो सब जल्दी से जल्दी बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। ऊपर से आही और आर्य के साथ उस कमरे में चले गई। आज उन्हें ये मौका सिर्फ आही की वजह से मिला था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मॉन्स्टर्स क्यूट एंड नॉटी वाइफ। बाय बाय, टेक केयर।